Hello students, welcome to Commerce मेरी जान। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, यदि आप मुझे क्लियरली देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो चैट बॉक्स में हेलो कहेंगे। चैट बॉक्स में एक बार आप ओके या हेलो कह देंगे यदि आप क्लियरली मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं तो। अंकुश, विजय, आशीष, दिलकुश, मीणा, सुरेश, निधि, स्टूडेंट। अब जो ऐप में पेड ग्रुप है उसमें एक बार आप मैसेज डाल देंगे कि स्टैटिक्स की क्लास स्टार्ट हो गई है। ऐप में जो पेड ग्रुप है उसमें स्टूडेंट एक बार आप मैसेज डाल दीजिए कि स्टैटिक्स की क्लास स्टार्ट हो गई है। फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। अंकुश, आपको पता है क्लास में मैं केवल पढ़ाई की बातें करता हूँ। ये जो अननेसेसरी क्वेश्चन है ना, तो आपके लिए टेलीग्राम बने हुए हैं बहुत सारे ग्रुप, वहां पर जाकर के आप ये डिस्कशन कर सकते हो। यहाँ पर मैं डायरेक्ट ब्लॉक करूंगा और मैं आपको करने भी वाला हूँ अब, क्योंकि समझाने से तो आपको समझ में आएगा नहीं। मैं चाहे कितनी बार भी समझा दूं, आपको ये बात समझ में आ ही नहीं सकती है। तो मैं पहले कर ही देता हूँ आपको, वरना आप यही क्वेश्चन पूछ पूछ करके परेशान करोगे। चलो एक बार छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट सुनिए आप मेरी बात ध्यान से। मैं आपके एक बार 2 मिनट ले रहा हूँ, फिर हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात, यदि आप ये क्लासेज यूट्यूब पर देख रहे हैं, यदि आप ये क्लास यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं। और यदि आप लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी ऐप कॉमर्स मेरी जान पर आपको एक 2 रुपए का कोर्स मिलेगा, फ्री लाइव सेशन, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगली बात, लाइव क्लास में केवल और केवल जो टॉपिक चल रहा है उसी के रिगार्डिंग कमेंट्स आने चाहिए। उसके अलावा कोई भी कमेंट आया, सिलेबस चेंज हो जाएगा क्या, एग्जाम कब होगा, कहाँ रहते हो, ये हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा क्या, डायरेक्ट हमें ब्लॉक करना पड़ेगा। जो टॉपिक चल रहा है केवल उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। अगली बात, आज हम स्टेटिक्स के सेंट्रल टेंडेंसी के एमसीक्यूज करने वाले हैं। सभी एग्जाम के एमसीक्यू हम करेंगे। संगणक एग्जाम के, एसओ के, एएसओ के, असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी के, फर्स्ट ग्रेड के सभी एग्जाम के पीवाईक्यू हम करने वाले हैं। टोटल 33 एमसीक्यूज मैं लेकर के आया हूँ। और ये जो लाइव सेशन है ये कब होते हैं कब नहीं होते ये हम ऐप पर पेड ग्रुप में बता देते हैं। जितने ज़्यादा स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे उतने फ्रीक्वेंटली लाइव सेशन हो पाएंगे। यदि 40 के लगभग स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं तो हम ये क्लास डेली रख सकते हैं। बाकी मिनिमम 15 स्टूडेंट हमें चाहिए होते हैं लाइव सेशन के लिए। तो आपके कोर्स ज्वाइन करने से पहले मैं ये बता रहा हूँ, मिनिमम 15 स्टूडेंट होते हैं तो ही लाइव सेशन हो पाता है। तो स्टूडेंट, अगर सब कुछ क्लियर है तो एक बार फिर से आप, हाँ, एक लास्ट चीज मैं आपको बताना भूल गया। आपकी स्क्रीन पर एक हैंड का साइन आ रहा होगा, उस हैंड के साइन पर आपको गलती से भी क्लिक नहीं करना है। उस पर यदि आपने क्लिक किया तो मुझे आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। वो हैंड का साइन किस लिए होता है? यदि आप बोल करके कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आपको लगता है कि लिख करके टीचर को समझ में नहीं आएगा, बोल करके पूछना चाहते हैं, तो उस हैंड वाले पर आपको प्रेस करना है। मेरे यहाँ पर साउंड आता है, तो यदि आपने अननेसेसरी उस पर क्लिक किया मैं डायरेक्टली ब्लॉक करने वाला हूँ।
ये रीजन कोई मैटर नहीं करेगा कि आपने क्लास लेट ज्वाइन की थी, आपको पता नहीं था, कुछ मैटर नहीं करता है। तो स्टूडेंट एक बार लास्ट बार आप फिर से ओके बोल दीजिए और हम हमारे सेंट्रल टेंडेंसी के एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। जल्दी से स्पीडली एक बार आप फिर से ओके बोल देंगे। हम चाहते हैं भाई अंकुश मैं डायरेक्टली मुझे करना ही पड़ेगा, मतलब कुछ भी हो तुम्हें बार 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 अब ये सॉरी सॉरी स्टार्ट हो गए तुम, कोई इलाज नहीं है अंकुश तुम्हारा किसी भी ग्रुप में कहीं पर भी। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है, फिर मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा, नोट्स में टॉपिक भी दिखाऊंगा, सभी क्वेश्चन को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। टोटल 33 एमसीक्यू है, हो सकता है आज की क्लास में सारे एमसीक्यू नहीं हो पाए, लेकिन हम ये नहीं करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू करने के लिए एक्सप्लेनेशन को कम कर दें। एक क्वेश्चन को समझने के लिए जितना टाइम लगेगा उतना हम देंगे। तो अगर किसी स्टूडेंट को लगे कि टाइम खराब हो रहा है, टीचर ने 1 घंटे में 10 एमसीक्यू ही डिस्कस किए, 15 ही डिस्कस किए, तो वो क्लास छोड़ सकता है, मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आपको गलत सही जो भी लगता है वो आंसर आप बताते जाएंगे। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, विच संगणक एग्जाम 2018 के कर रहे हैं हम। सबसे पहले, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल एवरेज। एक अच्छा आइडियल एवरेज में कौन सी फीचर होनी जरूरी नहीं है, वो इजी होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए, नो बायस होना चाहिए, मोर टाइम कंज्यूमिंग होना चाहिए, कौन सी फीचर नहीं होनी चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ABCD आप बता दीजिए, सही गलत जो भी आपको लगता है वो बता देंगे। ठीक है, सभी स्टूडेंट डी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, डी हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहली बात, यहाँ पर एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज में सेंट्रल टेंडेंसी के सभी मेजर्स आ जाते हैं। एवरेज का मतलब केवल अर्थमेटिक मीन नहीं है। स्टूडेंट देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, लेकिन मैं जो एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ ना, उनमें से कुछ रिपीट हो सकता है। तो मैं जो जो एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनते जाइए। क्या क्या मैंने बताया, एवरेज का मतलब केवल अर्थमेटिक मीन नहीं होता, एवरेज में सभी प्रकार के सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर आ जाएंगे, लाइक AM, GM, HM, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल, सब आ जाएंगे। दूसरी बात, एक अच्छा एवरेज किसे कहेंगे, तो उसकी कुछ फीचर्स होती है। फीचर्स किसने दी थी, यूल एंड कैंडाल नाम के दो स्टेटिशियन थे, उन्होंने दी थी। तो ये नाम याद रखना पड़ेगा आपको, पूरा नाम याद नहीं होता है, शॉर्ट में याद कर लो YK। एग्जाम में चारों ऑप्शन YK इनिशियल से तो बना करके देगा नहीं, तो शॉर्ट में याद रख लो YK ने ये फीचर्स दी थी। मैं आपको नोट्स में भी दिखा देता हूं। तो देखो, यूल एंड कैंडाल ने ये फीचर्स दी थी। इस बार ये फीचर पूछी, अगली बार कुछ और पूछ सकता है, क्या क्या फीचर दी। अनएम्बिगियसली या रिजिडली डिफाइन होना चाहिए, इसका मतलब है एक ही आंसर आना चाहिए। कोई क्वेश्चन आपके सामने, आप कैलकुलेट करोगे तो भी वही आंसर आएगा, मैं करूंगा तो भी वही, कोई और करेगा तो भी वही, तो वो रिजिडली डिफाइन है। मोड में ये फीचर नहीं होती, क्योंकि मोड में एक से ज्यादा आंसर आ सकते हैं। समझने में आसान होना चाहिए, कैलकुलेशन करने में आसान होना चाहिए, सभी ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होना चाहिए। हमारे पास 5 वैल्यू है, पांचों वैल्यू काम में आनी चाहिए। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि उसे किसी फॉर्मूले में पुट करके और आगे स्टेटिस्टिकल एनालिसिस किया जा सकता है। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से कम अफेक्टेड होना चाहिए, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से भी कम अफेक्टेड होना चाहिए। ये दोनों पॉइंट मैं आपको और आगे अच्छे से बता दूंगा कि एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन क्या होता है और सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन क्या होता है। तो ये 7 फीचर है। एक और एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ, सेंट्रल टेंडेंसी में भी यही है फीचर, डिस्पर्सन के अंदर भी यही है, एक आइडियल मेजर की। तो यदि आपको समझ में आ गया तो ओके बोल सकते हैं, कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो मुझे रिपीट के लिए बोल सकते हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं, वरना सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। मैं वापस फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाऊंगा यदि आप कुछ पूछेंगे तो। सबसे पहले हम संगणक एग्जाम 2018 के क्वेश्चन कर रहे हैं। एवरेज ऑफ 40 नंबर्स इज 0, आउट ऑफ दिस द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर में बी। 40 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, उसका AM, कुछ नहीं बोले तो AM मान सकते हैं, वो 0 आ रहा है। ये बोल रहे हैं पॉजिटिव नंबर कितने हो सकते हैं इन 40 में से, पॉजिटिव का मतलब 0 से ज्यादा।
तो पॉजिटिव नंबर्स कितने हो सकते हैं, सेकंड का आप आंसर बताएंगे। कुछ भी पूछना हो स्टूडेंट, बिना शर्माए बिना घबराए पूछ सकते हैं। जितना अच्छा हम पेड क्लास में कराते हैं उतना ही अच्छा, इवन उससे भी ज्यादा अच्छा कराने की आपको कोशिश करेंगे। बिल्कुल ए हमारा करेक्ट आंसर है। वैसे तो ये मैथ का क्वेश्चन है। मैथ के अंदर एवरेज और स्टैटिक्स के अंदर अर्थमेटिक मीन दोनों 100% सेम होते हैं। तो उसका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे जानना चाहते हैं जीरो से ज्यादा वैल्यू कितनों की हो सकती है। मैक्सिमम पूछा गया है। मान लीजिए 39 ऑब्जर्वेशन आ रहे थे, उनका टोटल आ रहा था 400। 40 वाले का -400 है, तो भी जीरो आंसर आ जाएगा। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 39 ही पॉजिटिव हो सकते हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये। सारे के सारे पॉजिटिव होने पर तो जीरो आ नहीं सकता, सारे के सारे जीरो होंगे तो जीरो आएगा। फिर कोई भी कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। algebraic sum of deviation of all the individual score in a series amount to zero if the deviations are from। हम किससे डिविएशन लें कि जब algebraic sum करें डिविएशन का तो टोटल जीरो आना चाहिए। आप हिंदी में भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। किससे डिविएशन लिए जाए कि उन डिविएशन का यदि algebraic सम किया जाए तो टोटल जीरो आएगा। थर्ड का आंसर आप बताएंगे। गलत सही आपको जो भी लगता है। एक स्टूडेंट, मेरी आप लोगों से देखो रिक्वेस्ट है, हर स्टूडेंट आंसर बताएगा, गलत सही चाहे कुछ भी बताए, वरना लाइव क्लास का कोई मतलब ही नहीं है अगर आप चुपचाप बैठे रहेंगे तो। ईच एंड एवरी स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6, 6 बच्चों का आंसर आया है केवल, देख रहे हैं 20 बच्चे, तो ये गलत बात नहीं है क्या? सभी स्टूडेंट आंसर क्यों नहीं देते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों का आंसर आया, 21 बच्चे देख रहे हैं। गलत सही कुछ भी आप आंसर दे सकते हैं। तो स्टूडेंट इसका आंसर होएगा हमारा एम होएगा। अब आप मुझे एक चीज बताओ, एल्जेब्रिक सम क्या होता है और एब्सोल्यूट सम क्या होता है, दोनों में क्या अंतर होता है ये आप बताएंगे। दोनों का मीनिंग बताएंगे। एक भी जिसको भी आंसर आता है ना इसका, मतलब उसने बहुत अच्छे से क्लासेज की है। भाई स्टैंडर्ड डिविएशन में मीन से ही डिविएशन लेते हैं दिलकुश जी, तो वही तो चीज है यहाँ पर, अलग चीज थोड़ी है। इन दोनों का मीनिंग बताएंगे। अगर एक भी स्टूडेंट को पता हो, नहीं पता हो तो नहीं पता लिख देंगे जिससे मैं आपको बता पाऊं। अगर नहीं पता हो तो नहीं पता लिखेंगे, मीनिंग पता हो तो बता देंगे। एल्जेब्रिक सम क्या होता है और एब्सोल्यूट सम क्या होता है, गणितीय योग और पूर्ण योग। एक भी बच्चे को नहीं पता? हिंदी में बता दिया मैंने। एल्जेब्रिक सम यानी गणितीय योग या फिर जोड़, एब्सोल्यूट सम यानी पूर्ण योग या पूर्ण जोड़। ये दोनों क्या होते हैं ये बताना है। चलो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है 5 7, ये है हमारे पास ऑब्जर्वेशंस। इसका हम एम निकालते हैं तो कितना बनेगा, 7 5 12, 12 4 16, 16 3 19 और 1 20, 20 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, 4 आ रहा है। और अगर इसकी हम मीडियन निकालते हैं तो कितनी आएगी, मीडियन आएगी 4। 4 ही आ रही है, दो वैल्यू ऊपर से छोड़ी, दो वैल्यू हमने नीचे से छोड़ी। अगर हम इन सभी में से एम घटाते हैं, मान लीजिए एम घटा रहे हैं, 5 में से 4 घटाया, या फिर एक थोड़ा सा मैं इसमें चेंज कर देता हूं, यहां पर 3 कर देता हूं, यहां पर 4 कर देता हूं, तो एम हमारा 4 आ जाएगा, मीडियन हमारी 3 आ जाएगी। सभी में से मैं एम घटा रहा हूं। 5 में से 4 गया 1 बचा, 7 में से 4 गया 3 बचा, 3 में से 4 गया माइनस का 1 बचा, और 4 में से 4 गया 0 बचा, 1 में से 4 गया माइनस का 3 बचा। अगर हम इसको ऐसे के ऐसे टोटल लगा रहे हैं ना, तब तो बोलेंगे एलजेब्रिक। एलजेब्रिक का मतलब माइनस को माइनस मानना है, प्लस को प्लस मानना है।
एलजेब्रिक टोटल का मतलब है माइनस को माइनस मानना है, प्लस को प्लस मानना है। तो अब आप लगाओगे तो 3 और 1 4, 3 और 1 4, 0 आ रहा है। लेकिन अगर एब्सोल्यूट लगाएं तो एब्सोल्यूट में क्या होता है, माइनस वालों को भी प्लस मान लेना है। तो 3 और 1 4 4 8 होते हैं। तो क्या मतलब होता है, एलजेब्रिक का मतलब माइनस को माइनस मानना है, प्लस को प्लस मानना है। और एब्सोल्यूट का मतलब होता है माइनस वालों को भी प्लस का मान लेना है। बोलेंगे कि समझ में आ गया कि नहीं आया इन दोनों का मतलब? जल्दी से बताएंगे चैट बॉक्स में लिख करके कि एल्जेब्रिक सम और एब्सोल्यूट सम का मीनिंग समझ में आ गया या नहीं आया। नवदीप बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं कि एब्सोल्यूट सम में मॉड्यूलस फंक्शन लगाते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब स्टूडेंट मेरी बात सुनिए, यदि एल्जेब्रिक सम कर रहे हो ना आप, तो मिनिमम आएगा जब मीन से डिविएशन लिए जाते हैं, तब मीन से लेंगे तो 0 आंसर आएगा और वही मिनिमम होता है। लेकिन अगर एब्सोल्यूट करोगे तो आंसर आएगा मीडियन से कम आएगा, मीडियन से मिनिमम आएगा। हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं इन संख्याओं में से यदि आप एम घटाओगे ना तो ही आंसर 0 आएगा, वरना दुनिया की कोई भी संख्या घटा लो आप, जो घटाना चाहो, 1 2 10 50 1000, इनमें से अगर एम घटाओगे, एम आ रहा था 4, तभी 0 आएगा, वरना दुनिया की कोई भी संख्या घटा लो 0 से ज्यादा ही आएगा। अगली बात, यदि आप एब्सोल्यूट सम करते हो तो मीडियन से आंसर मिनिमम आएगा, वरना दुनिया की कोई भी संख्या घटा लो। और एक लास्ट चीज और बता रहा हूं, यदि अपन इनका स्क्वायर और कर देते हैं, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, तो ये भी मिनिमम होगा। कहने का मतलब क्या बता रहा हूं मैं, यदि अपन एलजेब्रिक सम कर रहे हैं और अपन ने डिविएशन का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो मीन से ही आएगा मिनिमम। 3 बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताई है, एक बार फिर से बता रहा हूं। ये चीजें, दो चीजें होती है हमारे पास, एक एल्जेब्रिक सम होता है, एक एब्सोल्यूट सम होता है। हिंदी इंग्लिश की ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, टेक्निकल वर्ड है। एल्जेब्रिक सम को गणितीय योग कहते हैं, एब्सोल्यूट सम को पूर्ण योग कहते हैं। एल्जेब्रिक सम का मतलब है माइनस को माइनस मानेंगे, प्लस को प्लस मानेंगे। एब्सोल्यूट का मतलब माइनस को भी प्लस मान लेते हैं। जब माइनस को भी प्लस मानते हैं तो उसे मॉड्यूलस फंक्शन कहा जाता है। यदि आप एल्जेब्रिक सम कर रहे हो तो मीन से डिविएशन लेने पर मिनिमम आएगा, 0 आएगा आंसर। यदि आप एब्सोल्यूट सम कर रहे हो तो मीडियन से डिविएशन लेने पर मिनिमम आता है। यदि आप एल्जेब्रिक सम कर रहे हो, डिविएशन का स्क्वायर कर रहे हो, तो मीन से डिविएशन लेने पर मिनिमम आता है। ये चीजें अगर समझ में आ गई तो ओके बोलेंगे, कोई भी कंफ्यूजन है मुझसे पूछ लेंगे। कुछ भी नहीं समझ में आया हो पूछ लेंगे स्टूडेंट, किसी प्रकार से शर्माने घबराने डरने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई के अलावा और कोई बात करोगे तो मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा, वरना आपको जितना पूछना है उतना पूछिए, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ये बताना पड़ेगा कि क्या नहीं समझ में आया। एक तो नाम गलत रखते हैं, ये राजेंद्र शर्मा जी गर्ल है, बॉय का नाम रखा हुआ है, ये गलत बात है। मैं अपनी सही शकल सही नाम के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट हूँ, आप लोग गलत नाम से आते हो। ये बताएंगे कहां से क्या नहीं समझ में आया, फिर मैं बता पाऊंगा। और बड़ी क्वेरी है तो हैंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके बोल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन हैंड वाले पर तभी क्लिक करें जब बोल करके पूछना हो। मैं अलाउ करूंगा, फिर बोल करके नहीं पूछे तो फिर ब्लॉक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर जियोमेट्रिक मीन। स्टूडेंट, संगणक एग्जाम 2018 में आए हुए है, ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन गलत हो। तो यदि आपको लगता है इन ऑप्शन में आंसर नहीं है, कोई अदर आंसर आएगा, तो वो भी आप बता सकते हो। ये नहीं करना है कि ये 4 ऑप्शन है इन्हीं में से एक आंसर बताएंगे, कुछ और भी आप बता सकते हो। जियोमेट्रिक मीन के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। ये राजेंद्र मीणा जी बोल करके बताएंगे या लिख करके बताएंगे कि क्या नहीं समझ में आया। सभी ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होते हैं, फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए सूटेबल नहीं होता। कोई वैल्यू 0 होती है तो कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक्सट्रीम
वैल्यूज से लीस्ट अफेक्टेड होता है। सभी को हिंदी में अच्छे से पढ़ लेंगे। फोर्थ का आंसर बताएंगे। एक मैंने बात बताई, इन चार के अलावा कोई अदर आंसर भी हो सकता है तो वो भी आप बता सकते हो। ये नहीं है कि इन चार में से ही आंसर बताएंगे। ईच एंड एवरी स्टूडेंट आंसर बताएगा। बिल्कुल भी नहीं आता है तो नहीं पता लिख देंगे। शर्माने की जरूरत नहीं है। ये नहीं सोचना कि बेइज्जती हो जाएगी इतने बच्चों में, नहीं सोचेंगे ऐसा। आप अच्छे से पढ़ेंगे उतना ज्यादा मैं पढ़ाऊंगा। आप मन लगा करके पढ़ेंगे, 2 घंटे का भी सेशन रख सकता हूँ। मुझे एनर्जी खाना खाने से या सोने से नहीं मिलती, आप लोगों के पढ़ाने से मिलती है। मेरी तबीयत भयंकर खराब है, कोल्ड हो रखा है, फिर भी मैं 2 घंटे का लाइव सेशन ले सकता हूँ। उसके बाद 10:15 से 11:15 पेड कोर्स में भी क्लास है। केवल आप लोगों पर डिपेंड करेगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर है ना गलत दे रखा था। अब आप बोलोगे सर एग्जाम में आए हुए हैं, संगणक एग्जाम 2018 में, तो गलत कैसे हो गया? कई बार ऐसा होता है कि ऑफिशियल आंसर की में गलत आंसर आता है, स्टूडेंट ऑब्जेक्शन लगाते नहीं है और वो करेक्ट करते नहीं है, तो ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर गलत था। तो देखिए कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। पहला वाला तो बिल्कुल करेक्ट है, सभी के सभी ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होता है। अगर 5 वैल्यू है, 5, 4, 8, 3, 1, तो सारी की सारी वैल्यू काम में आएगी तभी जीएम निकलेगा। नॉट सुटेबल फॉर फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, ये वाला गलत है। एएम, जीएम और एचएम, ये तीन चीजें फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए सूटेबल होती है। इनके अंदर मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होती है, गणितीय विवेचन किया जा सकता है। इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ एनी वैल्यू इज जीरो, ये भी सही है। अगर जीरो होगी तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, कैलकुलेट करेंगे तो आंसर जीरो आ जाएगा। लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, ये वाला गलत है। लीस्ट अफेक्टेड मीडियन होती है। जीएम तो काफी हद तक अफेक्टेड होता है। अगर पूछे सबसे सबसे ज्यादा अफेक्टेड, तब तो आएगा मीन, सबसे ज्यादा तो एक्सट्रीम वैल्यू से। सबसे कम पूछे तो मीडियन। इन्होंने सबसे कम लिखा हुआ है, बहुत कम नहीं, इंग्लिश वाला अपन देखेंगे, इंग्लिश वाला देखना पड़ेगा। सबसे कम पूछा है, सबसे कम मीडियन होती है। और वैसे भी कम भी नहीं बोल सकते, ग्रेटर बोलते हैं। तो ये दो दो स्टेटमेंट गलत थे हमारे। तो आंसर आएगा बी एंड डी। ऑफिशियल आंसर की में गलत था, किसी ने ऑब्जेक्शन लगाया नहीं, उन्होंने करेक्ट किया नहीं। एक मैं फैसिलिटी देता हूँ पेड कोर्स वालों को, ऑफिशियल की आने के बाद में यदि आपको ऑब्जेक्शन है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको एविडेंस दूंगा, आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। लेकिन ऑफिशियल की आने के बाद में है, केवल पेड वालों के लिए है, एग्जाम वाले दिन मैसेज नहीं करने हैं। अब दो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो यहां तक पूछो, यहां तक कुछ पूछना हो तो। स्टूडेंट बोल करके क्वेश्चन पूछने की भी फैसिलिटी है आप लोगों के पास में, लेकिन अननेसेसरी प्रेस नहीं करना है। सर जी बी वाला ऑप्शन समझाइए। देखो बी वाले में क्या है कि एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? या तो ये बोल सकते हैं कि मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होती है कि नहीं होती, गणितीय विशेषताएं। या फिर ये लिख सकते हैं वो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। या फिर ये लिख सकता है कि एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हिंदी में क्या बोलेंगे? गणितीय विशेषताएं, सांख्यिकीय विवेचन, या फिर बीज गणितीय उपचार। ये किस में होती है? केवल तीन में होती है, एएम में, जीएम में, एचएम में, इन तीनों में होती है। किस में नहीं होती? मीडियन के अंदर, मोड के अंदर, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल, इन सभी के अंदर नहीं होती है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जो सभी ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होते हैं ना, उनके अंदर तो होती है। तो ये वाले सभी ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होते हैं, और जो सभी पर बेस्ड नहीं होते उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती। इसका मतलब होता है किसी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके और आगे निष्कर्ष निकालना, विवेचन करना, बस इतना ही इसमें समझा जा सकता है। और कुछ समझना हो, और कुछ नहीं समझ में आया हो तो एक बार बताएंगे। नोट्स में देखो एक अपन ने ना टेबल बना रखी है बहुत शानदार, वो हर चैप्टर में मैं बनवाता हूँ। तो देखो ये वाला पॉइंट है मैथमेटिकल प्रॉपर्टी वाला। तो ये कॉलम कैसे बना रखे हैं? पहला एएम का है, दूसरा जीएम का, फिर एचएम का, फिर मीडियन का, क्वार्टाइल, डिसाइल,
परसेंटाइल और मोड। तो देखो एएम में होती है, जीएम में होती है, एचएम में होती है, फिर मीडियन, परसेंटाइल, क्वार्टाइल, डिसाइल, मोड, इन सब में नहीं होती है। स्टूडेंट अगर यहां तक क्लियर है तो मैं कुछ और बताना चाहता हूं आप लोगों को। दो चीजें होती है, एक होती है एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस, हिंदी में कहा जाता है चरम मूल्य। एक होते हैं सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस। इसका नाम एक बार हिंदी में याद नहीं आ रहा है मुझे, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का। इन दोनों का मीनिंग समझिए आप। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू बहुत कम होती है या बहुत ज्यादा होती है। जैसे मैं लिखूं जी, जैसे मैं लिखूं 1000, 1500, 900, 800 और 5 करोड़। तो ये बहुत ज्यादा वैल्यू वाला और बहुत कम वैल्यू वाला, इसे कहेंगे एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। बहुत कम वैल्यू या बहुत ज्यादा वैल्यू। और सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन क्या होते हैं, इनकी जगह अपन इन्हीं की जैसी वैल्यू दूसरी रख देते हैं, इनकी जगह अपन इन्हीं के जैसी दूसरी वैल्यू लिख देते हैं, तो उसे सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे गांव की पॉपुलेशन है 5 लाख, हमारे गांव की जनसंख्या है 5 लाख। मैंने 50 लोगों को इकट्ठा करके कोई भी सर्वे किया कि आप लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हो क्या। अब मैं इन 50 की जगह दूसरे 50 का कर रहा हूं, तो इसे कहेंगे सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, क्योंकि उन्हीं के जैसे दूसरे सैंपल अपन ने ले लिए। और एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन का मतलब जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम है या बहुत ज्यादा है। तो एक चीज याद रखनी है, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होता है, मीन सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, और जो मीडियन है वो सबसे कम होती है। और सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन की बात करें तो उल्टा हो जाएगा, मीन तो सबसे कम प्रभावित होता है और मीडियन सबसे ज्यादा होती है। बिल्कुल प्रति चैन उच्चावचन कहते हैं, प्रति चैन उच्चावचन कहते हैं। तो स्टूडेंट सेम क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट नहीं होगा, लेकिन जो मैं आपको एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं वो आपके एग्जाम में रिपीट होंगे, उनमें से क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो मैंने बातें बताई, ये अगर आपको समझ में आ गई तो ओके बोलेंगे, नहीं आई तो भी मुझे बता देंगे। ओके बोलेंगे फटाफट अगर समझ में आ गया तो। मोहन कुमार बीच में अगर पढ़ाई के अलावा कोई भी बात की तो फिर मैं डायरेक्टली ब्लॉक करता हूं। मैं पढ़ाई के अलावा कोई बात नहीं करूंगा, किसी भी चीज के बारे में बात नहीं करूंगा। और एक बार मैंने ब्लॉक किया तो एग्जाम तक के लिए ब्लॉक होंगे, फिर चाहे कितनी भी आप रिक्वेस्ट कर लेना। मतलब आप लोगों के पास टाइम नहीं है लाइव क्लास देखने का। अभिषेक सर 10 घंटे जॉब करते हैं, फैमिली को भी टाइम देते हैं, अभी गुड़िया हुई है उसको भी टाइम देना पड़ता है, फिर भी हम लोग लाइव क्लास लेते हैं। मेरी तबीयत भयंकर खराब है फिर भी मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है लाइव क्लास देखने का। मतलब जॉब वॉब करते हो, बहुत सारे काम है, पेड कोर्स लो आराम से, उसमें देखो जब देखना हो तब देखो। ये फ्री कोर्स है हमारा, और इसके अंदर केवल और केवल लाइव ही नहीं रहेगी, नहीं रहेगी रिकॉर्डेड, दिया था ऑप्शन, नहीं रेस्पेक्ट कर सकते आप लोग। मैसेज भी देखे थे मैंने आप लोगों के, कैसे कैसे आते हैं। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन समझ में नहीं आया। स्टूडेंट एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन का मतलब तो होता है ऐसे ऑब्जर्वेशन जिनकी वैल्यू बहुत कम या बहुत ज्यादा है। बाकी की ये जो वैल्यूज है, इनकी वैल्यू तो देखो आसपास है, लेकिन अब ये 1000, 1500, 900, 8000 के पास में एक क्या कर रहा है या 5 करोड़ क्या कर रहा है, ये तो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है। और इन्हीं की जगह मैं दूसरी वैल्यू रख दूं, जैसे मैंने लिख दिया मान लो 1200, 1300, 1100, 850, तो ये सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन है, उन्हीं के जैसे दूसरी वैल्यू रखना। अगर कंटिन्यूसली 30 स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे ना, तो हम रिकॉर्डेड क्लासेज भी प्रोवाइड करा देंगे,
जो डिलीट कर दी वो भी प्रोवाइड करा देंगे। कम से कम 30 स्टूडेंट कंटिन्यूसली ज्वाइन करेंगे तो, लेकिन मुझे पता है जिस दिन रिकॉर्डेड देंगे उस दिन के बाद से बंद कर देंगे। कम से कम 30 बच्चे चाहिएंगे, नहीं करूंगा मैं इस बारे में और बात। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे। ए स्कूल बस गोज फ्रॉम पिकअप पॉइंट टू स्कूल एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। कोई स्कूल बस है, वो पिकअप पॉइंट मतलब कुछ भी उन्होंने बता रखा होगा बच्चों को कि आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाना, बस यहाँ पर आएगी, घर घर नहीं आएगी। वहां से बस जाती है, स्कूल जाती है, और किस स्पीड पर जाती है? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। और जब वापस आती है स्कूल बस तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती है। मतलब घर पहुंचने की ज्यादा जल्दी है, स्कूल जाने की जल्दी नहीं है। तो आपको एवरेज स्पीड बतानी है इस बस की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा पॉइंट में बताऊंगा। एएसओ एग्जाम 2018 में पूछा गया था। एग्जाम का नाम आप खुद देख सकते हैं। 5वें का आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट आंसर नहीं बता रहे हैं, केवल 3 बच्चों का आंसर आता है। तो स्टूडेंट, अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर मैं कम देर क्लास लूंगा, मतलब 1 घंटा सोच करके आया था, 1 घंटा ही ले पाऊंगा। और अगर आप सभी के आंसर आएंगे ना, मैं 2 घंटे क्लास लूंगा, कंटिन्यूसली 10 बजे तक क्लास लूंगा और सारे क्वेश्चन करा करके जाऊंगा, वरना 10-15 ही क्वेश्चन हो पाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 बच्चों के आंसर आए 23 में से। ये इतने सारे बच्चे देख रहे हैं, क्या उपयोगिता है इन बच्चों की? अंकुश को मैं अनब्लॉक कर रहा हूँ। बस ध्यान रखें, एक बात को बार बार बोल बोल करके कान नहीं खाने हैं टीचर के। नहीं है मेरे में इतना। 6 बच्चों के आंसर है, 7 के आ गए, और 24 में से 7 बच्चे, 8 बच्चे, चलो 8 के आ गए, और 24 में से 8। मैं एक बार ये समझा देता हूँ फिर मैं काउंट करूंगा। ईच एंड एवरी स्टूडेंट का आंसर आएगा ना 24 में से 24 का, तो मैं 10 बजे तक लेऊंगा, वरना 1 घंटे क्लास होएगी। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा। ये कॉन्सेप्ट आपको कोई भी नहीं बताएगा। कोई भी अगर बता रहा हो, कोई भी बता रहा हो ना, आप यहाँ पर उस इंस्टीट्यूट का नाम ले देना। एचएम कैलकुलेट होता है, हार्मोनिक मीन कब कैलकुलेट होता है? जब एवरेज स्पीड पूछी जाती है। एक बार मुझे अपनी बात पूरी करने देना। जब एवरेज स्पीड पूछी जाती है, एवरेज वर्क पूछा जाता है, या एवरेज प्राइस रेट पूछी जाती है, तो एचएम कैलकुलेट होता है हार्मोनिक मीन। लेकिन एग्जाम में है ना, ये बताता है, एग्जाम में केवल इतना बोलेगा, सूटेबल मेथड से एवरेज निकालो। एग्जाम में क्या बोलेगा? सूटेबल मेथड से एवरेज निकालो। तो अपन को डिसाइड करना पड़ता है कि एएम लगाए या एचएम लगाए, ये अपन को डिसाइड करना पड़ता है। ये कोई नहीं बताता कि एएम कब लगेगा और एचएम कब लगेगा। तो ध्यान से सुनो मेरी बात। जब स्पीड का क्वेश्चन आए, तो इन दो में से अगर एक भी कंडीशन पूरी हो रही है, दोनों कंडीशन पूरी होने की जरूरत नहीं है, दो में से एक भी कंडीशन पूरी होती है, तब तो एचएम निकलेगा, वरना एएम निकलेगा। यदि अपन को एक्चुअल डिस्टेंस दे देता है, एक्चुअल दूरी दे देता है, या फिर सेम डिस्टेंस होती है, तो एचएम निकलेगा, वरना एएम निकलेगा। फिर से बताता हूं, इन 3 सिचुएशन में एचएम निकलता है: एवरेज स्पीड, एवरेज वर्क, एवरेज प्राइस रेट। एग्जाम में केवल इतना बोलेगा, सूटेबल मेथड से एएम या एचएम निकालो, बताएगा नहीं। कैसे पता करें कि एएम निकलेगा या एचएम निकलेगा? दो में से एक कंडीशन पूरी होती है, या तो एक्चुअल में दूरी बता दे कितनी दूरी है, या फिर समान दूरी हो, तब तो एचएम निकलेगा। दो में से कोई भी एक कंडीशन, वरना एएम निकलेगा। इस वाले क्वेश्चन में अपन को क्या कर रखा है? एक्चुअल डिस्टेंस बता रखी है कि वो सेम डिस्टेंस है। सेम डिस्टेंस क्यों है? पिकअप पॉइंट से स्कूल जा रहे हैं और स्कूल से पिकअप पॉइंट पर आ रहे हैं, तो दूरी तो बराबर ही रहेगी ना, घर से स्कूल, स्कूल से घर। तो एचएम निकलेगा। अब एचएम का एक शॉर्टकट होता है, जब दो ही वैल्यू होती है तो एचएम का एक शॉर्टकट होता है 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। तो 2 गुणा 40 को अपन x मान लेते हैं, 60 को अपन y मान लेते हैं, और 40 और 60 करेंगे तो 100 हो गया।
इसका अपन टोटल करते हैं तो ये 4800 आएगा, 4800 बटे 100 हो गया, 48 हमारा आंसर आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। क्यों निकला एचएम? क्योंकि दूरी समान है। एक्चुअल डिस्टेंस हमें नहीं पता घर से स्कूल कितनी दूर है, लेकिन एक्चुअल डिस्टेंस सेम है। ये वाली चीज कोई नहीं बताएगा कि एचएम कब कैलकुलेट होता है, केवल इतना बता करके छोड़ दिया जाता है। और ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया। कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखता हूं कितने बच्चों ने आंसर बताया है, आप लोगों पे डिपेंड करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है 14, लेकिन कम से कम 20 बच्चों का आंसर चाहिए। कुछ भी पूछना हो स्टूडेंट पूछिए, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे, कुछ भी पूछना हो पूछ लेना। स्टूडेंट एक तो है ना, आंसर बताते वक्त लिखो कि किसका आंसर बता रहे हो। अब छठे का आंसर नंबर 6 लिख करके लिखना, वरना मुझे आपको डांटना पड़ेगा। मुझे ऐसे पता नहीं चलता पांचवे का आंसर बता रहे हो, चौथे का बता रहे हो, छठे का बता रहे हो। नंबर 6 लिख करके ABCD लिखना। मीन ऑफ 6 नंबर, ये हिंदी में नहीं आया क्या? चलो रह गया होगा। मीन ऑफ 6 नंबर इज 48। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड देयर मीन बिकम 48। ये बोल रहे हैं कि 6 नंबर है उनका मीन 48 आ रहा है। एक नंबर को एक्सक्लूड कर देते हैं तो 42 हो जाता है। कौन से नंबर को एक्सक्लूड किया है ये बताना है। छठे का आंसर बताएंगे ईच एंड एवरी स्टूडेंट। एक स्टूडेंट को स्टूडेंट में ब्लॉक करूंगा, मेरे में नहीं है कैपेसिटी। ये मुकेश चंद मीना और रेखा मीना दोनों है ना, अगर गलती से दब गया हो तो आप लोगों के पास 40 सेकंड है सॉरी बोलने के लिए चैट बॉक्स में। और जानबूझ करके ये हैंड वाला दबाया है मुकेश मीणा और रेखा वर्मा, तो मैं आप दोनों को ब्लॉक करने वाला हूं। 40 सेकंड में आपको दे रहा हूं। योर टाइम स्टार्ट नाउ। 6 का आंसर बताएंगे मोनिका जैन, बताएंगे कि क्या रिपीट करना है, क्या नहीं समझ में आया। अब बताएंगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा भाई। हिंदी में मैंने बता तो दिया, 6 संख्याएं हैं जिनका समांतर माध्य 48 है। एक संख्या को हटा दिया जाता है तो उनका माध्य 42 बन जाता है। हटाई गई संख्या बताना है। थोड़ा सा लेवल तो स्टूडेंट आपको बढ़ाना पड़ेगा, और कुछ पूछना है तो बताना पड़ेगा आपको कि क्या रिपीट करना है। इसका आंसर रिपीट कर दीजिए। किसका आंसर रिपीट करना है नहीं समझ में आता मेरे को। पूरा लिखो क्या रिपीट करना है क्या नहीं करना। ठीक है तो इस वाला देखते हैं अपन। सिग्मा एक्स अपन को निकालना पड़ेगा। तो 6 ऑब्जर्वेशन है, मीन 48 है, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 48 होता है 288। एक ऑब्जर्वेशन हटा दिया तो 5 बन गए, 5 गुणा 42 अपन करते हैं तो 5 गुणा 42 हमारा होता है 210। इन दोनों को अपन माइनस करेंगे तो 78 बचता है। यही वो एक्सक्लूड की गई संख्या है। मतलब 6 संख्याओं का टोटल 288 है, 5 संख्याओं का टोटल 210 है, तो हटाई गई संख्या 78 है। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग बता सकते हैं। ऊपर वाले में अपन ने HM निकाला था, एवरेज स्पीड है, दूरी समान है घर से स्कूल और स्कूल से घर आने की, तो HM निकलता है। ये HM का फॉर्मूला होता है। ये अपन ने वैल्यू पुट की है और ये आंसर आ गया है। हैंड वाला ऑप्शन आप काम में ले सकते हो अगर बोल करके कुछ पूछना हो तो। बोल करके पूछना नहीं है, केवल मजे लेने हैं, तो फिर वो मजे आप केवल एक बार ले पाओगे। कुछ नहीं हो सकता स्टूडेंट, कुछ बच्चों का कुछ नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन मैंने हिंदी में बता दिया, अब इसमें से क्या हिंदी में चाहिए मेरे को नहीं समझ में आता। 6 संख्याओं का माध्य 48 है, एक संख्या हटा दी जाती है तो उनका माध्य 42 बन जाता है। हटाई गई संख्या बतानी है। मेरी समझ से बाहर है कि क्या हिंदी में चाहिए इस क्वेश्चन में। ऐसे स्टूडेंट बाकी पेपर क्लियर हो जाए, स्टेटिक्स क्लियर नहीं हो पाएगा। अगर इससे ज्यादा आपको हिंदी चाहिए तो स्टेटिक्स नहीं हो पाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7, फिर भी नहीं समझ में आया, एक क्वेश्चन छोड़ दो, 33 क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, while calculating the average rate of debt expansion for a company, correct mean to be used is, कंपनी ऋण विस्तार की औसत दर जानना चाहती है, तो कौन सा सही माध्य है ये बताना है। अर्थमेटिक मीन, वेटेड मीन, जियोमेट्रिक मीन, 1 और 3 हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। 7th का आंसर बताएंगे, 7 लिख करके बताएंगे। देखता हूं मैं छठे का आंसर कितने बच्चों ने बताया। 1 2, बस 2 बच्चों ने आंसर बताया था छठे का, 2 बच्चों ने। एक तो कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा है, कितनी बार रिपीट करूं कि नंबर 7 लिख करके आंसर बताएंगे। मेरे को नहीं पता आप किसका आंसर बता रहे हो। कितनी बार भी बता दो, एक ही बात को बार बार बताते रहो। स्टूडेंट 15 मिनट और होने वाली है क्लास। तो देखिए हमारे यहाँ पर आंसर आएगा जियोमेट्रिक मीन आएगा, समझिए इसको। जियोमेट्रिक मीन कब काम में लिया जाता है, जब अपन कोई ऐसी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं जो प्रकृति में एक्सपोनेंशियल होती है, मतलब जो प्रकृति में घातीय होती है, गुणन में वृद्धि होती है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो जनसंख्या थी किसी जगह की 5 लाख, उसमें पहले इंक्रीमेंट हुआ 10%, फिर इंक्रीमेंट हो गया 5%, फिर इंक्रीमेंट हो गया 8%। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले 5 लाख में 10% की वृद्धि हुई होगी, 5,50,000 बन गया। अब ये 5% किसका निकलेगा, इस वाले का निकलेगा। फिर 8% किसका निकलेगा, इस वाले का निकलेगा। तो वृद्धि कैसे हो रही है, गुणन में हो रही है। ये नहीं है कि 10%, 5%, 8% इसका निकलेगा, पिछले वाले का निकलेगा। प्रकृति में घातीय होती है, गुणन में वृद्धि होती है, परिवर्तन पिछले आंकड़ों से संबंधित होता है, तो फिर जियोमेट्रिक मीन काम में लिया जाता है। इस वाले क्वेश्चन में कंपनी जानना चाहती है कि डेप्ट एक्सपांशन के लिए अपन को एवरेज रेट फाइंड आउट करनी है, तो कौन सा मेथड काम में लेना चाहिए। मान लीजिए कंपनी के जो ऋण है वो 10% है। 10% किसका है, मान लीजिए इक्विटी का 10% है। इक्विटी का क्या है, 10% की वृद्धि हुई है, फिर 8% की वृद्धि हो गई, फिर 15% की। तो ये जो वृद्धि होगी ये पिछले वाले की वृद्धि होगी। ये नहीं है कि जो शुरुआत में अपन को दे रखा था उसका 10, 8 या 15 निकालोगे, जस्ट पिछले वाले का निकालना पड़ता है। तो गुणन में वृद्धि हो रही है, पिछले डेटा से कनेक्टेड है, घातीय वृद्धि होती है। इसलिए इसमें जियोमेट्रिक मीन काम में आएगा। किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हो। स्टूडेंट मैंने आपको ये फैसिलिटी दे दी है कि मैं 10 बजे तक क्लास देखो कब लेऊंगा, एक ऑप्शन दे रहा हूं, सब काम में ले सकते हैं। या तो आप सही आंसर बता दो आता है तो, सही नहीं आता गलत आंसर बता दो, वो भी नहीं बता सकते तो आप ये लिख दो कि सर पता नहीं। बस इतना जवाब चाहिए, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं मैं, इतना आंसर हर कोई दे सकता है। मैं दे मैं देखता हूं कितने बच्चों के आंसर आए हैं। और इतना भी नहीं दे सकते आप आंसर, तो फिर स्टूडेंट क्या किया जा सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 बच्चों के आंसर आए, ठीक है, अच्छा है। अगले वाले में और ज्यादा आंसर देना, सही आंसर दे दो, गलत दे दो, नहीं पता तो नहीं पता लिख दो। शर्म किस चीज की है स्टूडेंट लाइफ में, कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हैं। लिख करके नहीं पूछ पा रहे हो, बड़ी क्वेरी है, बोल करके पूछ सकते हो, हैंड वाले पर क्लिक करना है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओगे, व्हाट इज द बेस्ट एवरेज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर आप समझते ही हो, सूचकांक, सूचकांक क्रिएट करना है, तो बेस्ट एवरेज कौन सा होता है हिंदी में आप पढ़ लीजिए। 8th का आंसर बताएंगे और नंबर 8 लिख करके बताएंगे, 10वीं बार याद दिला रहा हूं। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता, ईशान
को नहीं समझ में आता, कितनी बार भी बोल दो सर, हम तो डायरेक्ट बताएंगे, हमने कसम खा रखी है। आप एक तरीका तो बताओ, मैं कैसे समझाऊं इस बात को कि नंबर लिख दो आंसर से पहले। कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं, तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा हमारा सी, जियोमेट्रिक मीन। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं नोट्स में। तो देखो, जियोमेट्रिक मीन कब कब काम में लेते हैं, पहला पॉइंट तो अभी मैंने समझाया। दूसरा प्रपोर्शन, प्रपोर्शन का मतलब है जब बटे में चीजें होती है, बटे का मतलब फ्रैक्शन में है चीजें, बटे में चीजें हैं। या फिर कोई ग्रोथ रेट पूछ रहे हैं, जैसे जनसंख्या वृद्धि दर या इंडेक्स नंबर, तो इन चारों के अंदर जीएम कैलकुलेट होता है। नोट्स 100% बाइलिंगुअल है अपने। आठवें का आंसर सी हमारा आंसर आ जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो बता सकते हो। स्टूडेंट जितना ज्यादा रेस्पॉन्स आएगा ना उतना अच्छा होगा। अगर 100 बच्चे लाइव क्लास ज्वाइन करेंगे ना, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी दे देंगे, फ्री नोट्स दे देंगे, ये वाले जो प्रीमियम नोट्स हैं वो। और रिकॉर्डेड तो मिलेगी मिलेगी, रिकॉर्डेड तो 30 बच्चों में भी मिल जाएगी, कंटिन्यूसली 30 स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे तो पुरानी वाली भी मिलने लग जाएगी। एक्टिव बच्चे चाहिए, ये नहीं है कि मोबाइल में चला करके छोड़ दिया। कि नाइन्थ का आंसर बताएंगे आप। आज ही मैंने समझाया है, एल्जेब्रिक सम ऑफ डिविएशन ऑफ ए सेट ऑफ वैल्यू फ्रॉम देयर एम। अर्थमेटिक मीन से डिविएशन लिया गया है, उसका एल्जेब्रिक सम कर रहे हैं, तो क्या आएगा आंसर। नाइन्थ का आंसर आप बताएंगे। एक बार मैं देखता हूं कितनों ने आंसर बताया था आठवें का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, अच्छा है, काफी बच्चों ने बताया। नाइन्थ का आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट। गलत हो जाए मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं बस, मेरा लॉजिक क्या है, मैं ये क्यों कहता हूँ, मुझे अगर ये पता चलेगा ना कि स्टूडेंट को नहीं आता, तो मैं उस लेवल से पढ़ा पाऊंगा। अब जिसको आता है वो आंसर बता रहा है, फिर तो मैं स्पीडली पढ़ा दूंगा कि बच्चों को तो आते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। गलत जवाब आएंगे तब मैं डिटेल में जा पाऊंगा। बिल्कुल बी आंसर आ जाएगा। ये मैंने आपको बताया। एलजेब्रिक सम की बात कर रहे हैं अपन। ये बताओ एलजेब्रिक सम का मीनिंग क्या होता है, और इसके लिए एक वर्ड भी बताया था मैंने। चलो पहले तो एलजेब्रिक सम का मीनिंग बता दो, फटाफट बताएंगे एलजेब्रिक सम का मीनिंग। जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट कि एलजेब्रिक सम क्या होता है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट, एलजेब्रिक सम क्या होता है ये बताना है। वेट कर रहा हूं मैं। आदि बताया मैंने। कुछ बच्चों को मैंने कॉल भी किया था पेड कोर्स में कि आप लोग आंसर क्यों नहीं बताते हो, तो बच्चे गजब के रीजन बताते हैं कि सर हम लैंडस्केप में देखते हैं, बार बार हमसे पोर्ट्रेट मोड नहीं होता है, जोर आता है बार बार पोर्ट्रेट करने में। स्टूडेंट एलजेब्रिक सम का मीनिंग मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। वन विच इंक्लूड साइन, बिल्कुल। अब देखो इसका क्या आंसर है, ये राजेंद्र शर्मा जी बता रहे हैं गणितीय योग होता है। भाई हिंदी अर्थ पूछा है क्या मैंने, मीनिंग समझाया था ना एलजेब्रिक सम का। गजब करते हो, मैं भी ऐसे समझाने लग जाऊं तो कैसे काम आएगा। निकिता जोशी बिल्कुल सही बता रहे हैं, संजू मीणा बिल्कुल सही बता रहे हैं। ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन नहीं लगाना होता है। तो देखो आंसर क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, बी आ जाएगा। अभी मैंने समझाया भी था, फिर से देख लीजिए कि जैसे ये हमारा एग्जाम्पल है 3 2 5 7, इसका अपन ने मीन निकाला, मीन आ रहा है 4.25। 4.25 सभी में से अपन ने माइनस किया, प्लस को प्लस मान रहे हैं, माइनस को माइनस मान रहे हैं। टोटल लगाओगे तो क्या आएगा, टोटल जीरो आ जाएगा। तो बिल्कुल साबित करके दिखाया हुआ है। किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो पूछ सकते हैं। बिल्कुल सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। और एक और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपना नाम आप लोगों को करेक्ट करवा लेना है।
गलत नाम वालों से बात करना मेरे लिए पॉसिबल हो नहीं पाता है, तो आप लोग लाइव क्लास के बाद ऐप में मैसेज कर देना कि सर नाम करेक्ट कर दो, मेरा मेरा नाम यह है, मैं करेक्ट कर दूंगा। नाम करेक्ट करके रखिए, कोई नुकसान नहीं है। 10वां क्वेश्चन है, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज मॉडरेटली एसिमेट्रिकल देन 3 मीन माइनस मीडियन इज इक्वल टू। हिंदी में देख सकते हैं, मॉडरेटली विषमता है तो 3 समांतर माध्य माइनस माध्यिका किसके बराबर होता है? 10वें का आप आंसर बताएंगे। बिल्कुल 10वें का आंसर आ रहा है, सभी स्टूडेंट का आ रहा है। कम का है अभी तक? 10th का आंसर स्टूडेंट, और वेट कर रहा हूं मैं, जैसा आता है वैसा बता देंगे, नहीं आता तो लिख देंगे सर नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। स्टिल आई एम वेटिंग। तो बिल्कुल ये डी हमारा आंसर हो जाएगा, मीन माइनस मोड। तो समझिए, एक बार मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ। जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हिंदी में बताना पड़ेगा, बारंबारता वितरण, यह दो प्रकार का हो सकता है। सिमेट्रिकल हो सकता है, स्पेलिंग गलत हो सकती है, यह सिमेट्रिकल हो सकता है। इसे सममित कहा जाता है, इसे असममित कहा जाता है। स्टूडेंट ध्यान से सुनना इस चीज को। जब सिमेट्रिकल होता है तो स्क्यूनेस 0 होती है, स्क्यूनेस को कहते हैं तिरछापन। और जब एसिमेट्रिकल होता है तो स्क्यूनेस की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। एसिमेट्रिकल होने पर दो प्रकार का हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। सकारात्मक या नकारात्मक। सकारात्मक नकारात्मक भी होता है तो तीन चीजें होती है, हाईली स्क्यूड हो सकता है, मॉडरेटली स्क्यूड हो सकता है और लो स्क्यूड हो सकता है। समझिए मेरी बात को, क्या बताया मैंने? जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बारंबारता वितरण होता है, वो दो प्रकार का होता है, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल को सममित कहते हैं, एसिमेट्रिकल को असममित कहते हैं। जब सिमेट्रिकल होता है तो स्क्यूनेस 0 होती है, जब एसिमेट्रिकल होता है तो स्क्यूनेस की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव होने पर हाईली स्क्यूड हो सकता है, मॉडरेटली हो सकता है, लो स्क्यूड हो सकता है। ये वाली चीजें स्क्यूनेस कर्टोसिस मोमेंट्स वाले चैप्टर में अपन डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पर ज्यादा डिटेल में जाना पॉसिबल नहीं है, फिर भी और थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर हमारा बारंबारता वितरण इस प्रकार का है कि बीच में से लाइन खींचे तो दोनों तरफ बराबर बराबर डेटा आता है, दोनों तरफ बराबर बराबर डेटा है, तो उसे हम सिमेट्रिकल कहते हैं। सममित कहा जाता है, सिमेट्रिकल कहा जाता है। इसमें मीन मीडियन मोड तीनों बराबर होते हैं, मीन मीडियन मोड तीनों बराबर होते हैं। अगर इस प्रकार का है कि राइट साइड की तरफ ज्यादा झुका हुआ है तो यहाँ पर मीन सबसे ज्यादा होता है, मीडियन बीच में होती है, मोड सबसे कम होता है। अगर नेगेटिवली स्क्यूड होता है, लेफ्ट वाली वैल्यू ज्यादा होती है, तो फिर मीन सबसे कम होता है, मीडियन बीच में होती है, मोड सबसे ज्यादा होता है। और अगर मॉडरेटली स्क्यूड होता है, मॉडरेटली स्क्यू में कुछ वैल्यू अपन को देखनी पड़ती है कि स्क्यूनेस की वैल्यू कितनी है, वो अभी नहीं बता रहा हूं। तो यहाँ पर दो चीजें होती है, एक तो मोड बराबर क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, और एक जो अपन ने अभी देखा था 3 मीन माइनस मीडियन इज इक्वल टू मीन माइनस मॉड। तो स्टूडेंट डायरेक्टली इस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं, ये केवल मॉडरेटली स्क्यूड में लगता है।
मोड किस में ज्यादा होते हैं? सबसे पहले वो सबसे ज्यादा मोड किस में होता है? नेगेटिवली स्क्यूड में होता है, जो लेफ्ट की तरफ खींचा हुआ होता है। मीन किस में ज्यादा होते हैं? पॉजिटिवली स्क्यूड में होते हैं। और अगर सिमेट्रिकल होता है तो ये तीनों बराबर होते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार मैं और रिपीट कर सकता हूँ। स्टूडेंट देखिए, जो सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर है ना, उसमें पेड कोर्स में हमने लगभग 15 क्लास में किया है। 15 क्लास में हमने सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर किया है। 300 के लगभग क्वेश्चन हमने कॉन्सेप्चुअल कोर्स में किए हैं। और लगभग 120 क्वेश्चन हमने सेपरेट टेस्ट सीरीज में किए हैं। मतलब 400 से ज्यादा क्वेश्चन किए हैं और 15 क्लास में किया है। तो पूरा का पूरा मैं यहाँ पर तो नहीं बता सकता, लेकिन मैंने सफिशियंट बता दिया है। अगर आप चाहें तो एक बार रिपीट कर सकता हूँ, और समझ में आ गया तो ओके बोलेंगे, फटाफट बताएंगे। समझ में आ गया तो ओके बोलेंगे, रिपीट करना है तो एक बार बता सकते हैं। एक स्टूडेंट फिर से हैंड रेज कर रहा है, स्मृति सोलंकी। यदि कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर बोल करके पूछना है। गलती से दब गया तो सॉरी कहेंगे। 40-50 सेकंड में आपको दे रहा हूँ। बोल करके पूछना है तो बस इतना लिखेंगे कि सर बोल करके पूछना है, मैं आपको अलाउ कर दूंगा। गलती से दब गया तो सॉरी कहेंगे। 40-50 सेकंड में आपको दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी ध्यान रखिए गलती से क्यों दबता है आप लोगों से। ठीक है, लगभग लगभग समझ में आ जाना चाहिए। अभी आपको बस इतना इतना सा याद रखना है। क्या याद रखोगे? कि सिमेट्रिकल वाले में तो ये वाला फॉर्मूला याद रखोगे, पॉजिटिव वाले में ये वाला याद रखोगे, नेगेटिव वाले में ये याद रखोगे, और मॉडरेटली स्क्यूड में ये दोनों याद रखोगे। बस इतना सा आपको करना है अभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। कंप्लीट आइडिया ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉर्म्ड विद। किसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूरा आइडिया किससे लगता है? सेंट्रल टेंडेंसी से, डिस्पर्सन से, स्क्यूनेस, कर्टोसिस से, ऑल ऑफ दीज। हिंदी में आप एक बार पढ़ लेंगे कि हमें किसी श्रेणी के बारे में पूरी जानकारी किससे मिलती है। 11 का आंसर बताएंगे सब स्टूडेंट बताएंगे तो मैं 10 बजे तक क्लास ले सकता हूँ, ज्यादा एमसीक्यू करा सकता हूँ। खाना खाने से एनर्जी नहीं मिलती है, केवल आप लोगों के ज्यादा बच्चों के ज्वाइन करने से, आंसर बताने से मुझे एनर्जी मिलती है। पेड कोर्स में भी 1 घंटे की लेते हैं, लेकिन आप लोगों की 2 घंटे की क्लास लेंगे। और अगला सेशन भी बहुत जल्दी आएगा। आप बोलोगे उस चैप्टर का सेशन लेकर के आएंगे। केवल आप लोगों से डेडिकेशन मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। 11th का आंसर सभी स्टूडेंट गलत बता रहे हैं। स्टूडेंट ये मान करके चल रहे हैं सीटी के क्वेश्चन चल रहे हैं तो सीटी आंसर आ जाएगा। ऐसे करोगे तो एग्जाम में क्या होगा? डी हमारा आंसर आएगा। हमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है तो उसके बारे में पूरी जानकारी हमें सीटी से अगर चल जाती तो आगे की चीजें अपन क्यों पढ़ते? कुछ जानकारियां सीटी से मिलती है, कुछ डिस्पर्सन से मिलती है, कुछ कर्टोसिस से मिलती है। सीटी से तो हमें केवल एवरेज पता चलता है। अब एवरेज से इंडिविजुअल आइटम की कितनी डिस्टेंस है वो हमें डिस्पर्सन से पता चलती है। फिर स्क्यूनेस कितना है, तिरछापन कितना है, वो स्क्यूनेस और कर्टोसिस से पता चलता है। तो जब हम ये सब कुछ पढ़ते हैं तब हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सब कुछ पता चलता है। अधिकतर स्टूडेंट जिसके लिए कहेंगे वो लेकर के आएंगे। सैम्पलिंग वाले के लिए आपको बाकी के सारे चैप्टर आने चाहिए। सारे चैप्टर डिटेल में आने चाहिए। कोरिलेशन, रिग्रेशन, डिस्पर्सन, इंडेक्स विंडेक्स सब कुछ आएगा। सैम्पलिंग का भी आएगा, लेट आ जाएगा। तब तक अपन पहले बाकी के कर लेंगे। कुछ भी और यहाँ पर नहीं पूछा है मैंने किसका लेकर के आना है। टॉपिक से अगर भटकोगे तो मुझे ब्लॉक करना पड़ जाएगा। यहाँ पर नहीं बताना है। यूट्यूब पर अगर ये वीडियो डाले उसके कमेंट में बताना, या पेड ग्रुप में बता रखा है वहां पर बताना। और वो तो डिपेंड करेगा ना, जब बच्चे आएंगे लाइव में तब आएगी क्लास। लाइव में बच्चे ही नहीं आएंगे। 2-4 बच्चों के लिए तो मैं लाइव नहीं आ पाऊंगा। पेड वालों को पढ़ा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएंगे। हार्मोनिक मीन निकालना है इन डेटा का।
कुछ टीचर कहते हैं बड़े क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आया ना एग्जाम में ये बड़ा क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला। कुछ टीचर कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज का ही आता है, डिस्क्रीट का नहीं आता। आया ना डिस्क्रीट का क्वेश्चन। 12 को कैलकुलेट करेंगे, नहीं आता हो तो नहीं पता लिख देंगे। मैं चेक करूंगा कितने बच्चे आंसर बता रहे हैं। मिनिमम 1 घंटे की क्लास होएगी, ज्यादा डिपेंड करेगा। और बच्चे रहने चाहिए क्लास में, चले गए तो फिर नहीं हो पाएगा। 18 बच्चे बचे हुए हैं, 4-5 बच्चे चले गए। आज ऐसा करेंगे कि आज 9 बजे तक ही लेंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, 15 बच्चे बचेंगे तो अपन ले लेंगे 10 बजे तक। आंसर करेंगे इसका, किसी तो स्टूडेंट को आता होगा। एक भी बच्चे को नहीं आता तो फिर कैसे एग्जाम में सिलेक्शन होगा। 2 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, 583 पोस्ट है संगणक की। 0.29% रिजल्ट बनता है, तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा। ठीक है, कुछ बच्चों का आ रहा है आंसर, अपन कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट होगा। फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वेशन, 2/2, 3/4 प्लस 3/8 प्लस 2/16 और डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना हो रहा है। 3 2 5, 5 3 8, 8 और 2 10। पहले नीचे वाले को अपन सोल्व कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को। इनका अपन एलसीएम करते हैं, 16 आएगा। 2 अंटी 16, 8 दूनी 16, 4 चौके 16, 4 तिये 12, 8 दूनी 16, 2 तिये 6, 16 एकम 16, 2, 16 और 12 28, 28 और 6 34, 34 और 2 36, 36/16 और डिवाइडेड ऊपर 10 हो ही रहे। तो 10 × 16 डिवाइडेड बाय 36, 160/36। 4.44 भी हमारा आंसर आ रहा है। फॉर्मूला क्या होता है। फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वेशन। तो फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वेशन किया, इन सभी का टोटल, और ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का टोटल। देख लो इसको ध्यान से, नहीं समझ में आया हो तो बता सकते हो, रिपीट कर सकते हैं। 17 बच्चे बचे हुए हैं, 15 से कम होते ही क्लास अपन बंद कर देंगे। और आंसर भी देखते हैं कितने बच्चों के आ रहे हैं। कम से कम पिछले वाले के तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बच्चों का आंसर आया था। नहीं पता भी नहीं बोल सकते हैं बच्चे। स्टूडेंट अभी के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे अपन। 12 क्वेश्चन हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 13 से अपन स्टार्ट करेंगे। और किसी आज की क्लास में इतना ही करेंगे। 1 घंटे के लिए मैंने कहा था, 1 घंटा हो चुका है। इससे ज्यादा की मेरी एनर्जी नहीं है। जवाब आप लोग सभी बताते नहीं हो, ना आप लोगों से नहीं पता बोला जाता है, कुछ नहीं कर सकते। बच्चे भी कम हो गए, 24 बच्चों ने ज्वाइन किया था, 16 बच्चे बचे हुए हैं। ओके, थैंक यू सो मच।